यूपीएससी मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि महासागरों के जल के तापमान को प्रभावित किस किस से होता है, इसका महत्व क्या है। देखो, और पेटी में प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध होता है, उसमें तापमान महासागरों का जल का अधिक होता है और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम होता है। ये सब कैसे होता है, महासागरों का तापमान किससे प्रभावित होता है, महासागरों का तापमान क्यों बढ़ता है क्यों घटता है, इन सब की बात करेंगे अपन आज के टॉपिक में। देखो, सबसे पहले तो महासागरीय जल का तापमान किस किस कारण से बढ़ सकता है, इसका स्रोत क्या क्या हो सकता है। देखो, तापमान किस वजह से बढ़ता है, सूर्य ताप के कारण, सूरज के कारण बढ़ता है, तो सूर्य ताप। महासागर कितने क्षेत्र में, 71% क्षेत्र महासागर फैले हुए हैं, तो सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ प्राप्त होता है, महासागरों को। महासागरों में सूर्य ताप प्राप्त होगा, ऊष्मा आएगी उनको और तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो जितना अधिक सूर्य ताप होगा उतना ही तापमान बढ़ेगा। दूसरा, महासागरों में ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और उससे गर्म जलवाष्प वगैरह निकलती है, तो इसकी वजह से भी तापमान में बढ़ोतरी होती है। तीसरा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या कम ही चर्चा में रहता है, देखो, जो ऊपरी परत होती है महासागर की, इन ऊपरी परतों का दबाव निचली वाली परतों पर लगता है तो तापमान में बढ़ोतरी होती है। यानी महासागरीय जल का, मैंने आपको पहले बताया था कि तापमान और दाब में क्या संबंध होता है। देखो, प्रेशर बढ़ेगा तो तापमान में भी वृद्धि होती है। महासागरीय जल का दबाव, इसके बारे में मैंने आपको आंतरिक संरचना के बारे में जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि प्रेशर बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी इससे प्रभावित होता है। तो आपने यदि वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये किस किस से प्रभावित हो सकता है, ये प्रभावित किस किस से हो सकता है। देखो, नॉर्मली अपन देखें तो सूर्य ताप की वजह से तापमान बढ़ रहा है घट रहा है, तो अपन ये वो पॉइंट क्लियर करेंगे कि सूर्य ताप किस किस से प्रभावित हो सकता है। यानी सूर्य ताप प्रभावित हो रहा है तो तापमान भी प्रभावित होगा। तो सूर्य ताप किससे प्रभावित हो सकता है, अक्षांश से होता ही है। अक्षांश से किस तरह से होता है कि देखो, जो विषुवत होती है वहाँ पर सूर्य का सर्वाधिक तापमान प्राप्त होता है, तब सूर्य ताप यहाँ पर सर्वाधिक होता है। सूर्य ताप क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण होता है, जो सूरज की किरणों का आपतन कोण अधिक होता है हमेशा। कर्क रेखा पर जून के महीने में 90 डिग्री लंबवत होता है और मकर रेखा पर दिसंबर के महीने में लंबवत होता है। तो जब लंबवत होता है तो ये आपतन कोण कर्क और मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है, तो सर्वाधिक मतलब विषुवत रेखा पर हमेशा अधिक होता है। और ध्रुवों की तरफ जैसे जैसे हम ध्रुवों की साइड जाएंगे तो जो आपतन कोण होता है, जो 6 महीने में, देखो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं, तो वहाँ पर आपतन कोण बहुत ही कम होता है। तो इस कारण जितना अधिक आपतन कोण होगा, ये मैंने जब सूर्य ताप की बात कर रही थी अपन वायुमंडल वाले टॉपिक में, तब मैंने बताया था कि जितना अधिक सूर्य ताप होगा उतना ही ऊष्मा अधिक मिलेगी। तो ऊष्मा अधिक होगी तो तापमान अधिक होगा। तो अक्षांश के कारण किस तरह से प्रभावित हो रहा है, समझ आ रहा है ना, कि जैसे जैसे हम विश्व से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी। अब दूसरा टॉपिक, दूसरा कारण, देखो, जल व स्थल का विस्तार किस प्रकार है। देखो, सूर्यताप इससे भी कैसे प्रभावित हो रहा है, जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसमें उतना ही सूर्यताप प्राप्त होगा और उतनी ही ऊष्मा मिलेगी और उतना ही टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जितना कम स्थल का जल का क्षेत्र जितना कम होगा उतना ही सूर्यताप कम प्राप्त होगा और उतनी ही ऊष्मा कम प्राप्त होगी और उससे तापमान में भी कमी आएगी। समझ आ रहा है ना। अब इसी से जल और स्थल के ही से एक और संबंध है। जैसे यदि देखो, ये जल का क्षेत्र है और इसके चारों तरफ स्थल का क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो जब सूर्यताप प्राप्त हो रहा है तो स्थल को भी सूर्यताप प्राप्त हो रहा है, तो स्थल से जो ऊष्मा का भी स्थानांतरण होता रहता है। तो इस कारण जो ये बंद क्षेत्र है, क्योंकि चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो इस पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, इस कारण इसका तापमान अधिक होगा। किसकी तुलना में, जो कि खुला सागर है, इसकी मान लो इस साइड ही स्थल क्षेत्र है और ये पूरा खुला क्षेत्र है, तो इसमें एक तो स्थल से ऊष्मा का स्थानांतरण कम होगा,
दूसरा, जो खुला सागर होने के कारण यहाँ से पवन ऊष्मा का स्थानांतरण कर देंगी, महासागरीय धाराएं होंगी वो ऊष्मा का स्थानांतरण कर देंगी। इस कारण जो खुला क्षेत्र होता है उसका तापमान कम होता है। और यही कारण है कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो महासागर होते हैं उनका तापमान अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। तो जो खुला क्षेत्र है, खुला सागर हुआ या बंद सागर, खुले सागर का तापमान बंद सागर की तुलना में कम होगा, ध्यान रखना। और ये ही उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है कि महाद्वीप अधिक है दक्षिण गोलार्ध की तुलना में, इस कारण उत्तरी गोलार्ध का तापमान दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अधिक होता है। ये समझ में आएगा ना। अब तीसरा चौथा पॉइंट, प्रचलित पवन। यदि अभी मैंने बताया था ना कि पवनों के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। प्रचलित पवन, जो पवन होती हैं, पवन ऊष्मा को अपने साथ बहा के लेके चली जाती हैं। तो पवनों को, जैसे ये भारत है, भारत का ये पश्चिमी किनारा है, या यदि तटीय पवनें चल रही हैं, ये स्थल से खुले महासागर की ओर जा रही थी, ये यहाँ से ऊष्मा का परिवहन करके अपने साथ स्थानांतरण करके लेके चली जाएंगी, तो यहाँ पर तापमान में कमी आ जाएगी। तो जो प्रचलित पवनें होती हैं वो भी तापमान को प्रभावित करती हैं। मौसमी दशाएं, सूर्य ताप किससे प्रभावित होगा? मौसमी दशाओं से। कैसे? मौसमी दशाएं, यदि महासागर पर बादल है, यदि बादल है तो सूर्य ताप कम प्राप्त होगा, सूर्य ताप कम प्राप्त होगा तो जो सागर का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। ये टॉपिक अपने को आगे जब क्षैतिज वितरण समझेंगे तापमान का, उसमें काम आएगा, इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो ये हो गए सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से हुए? अक्षांश, जलवायु स्थल का वितरण, खुला क्षेत्र या बंद सागर है, प्रचलित पवन, मौसमी दशाएं। ये सभी आपको यदि समझ में आ गए तो अब समझ में आ जाएगा कि इनका वितरण किस प्रकार होता है। देखो, इससे पहले अपन एक इनका महत्व क्या क्या है वो देख लेते हैं कि जो महासागर का जो तापमान है, तापमान का महत्व क्या क्या होता है। देखो, सूर्य ताप, जो सूर्य होता है, जिसकी ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा, ऊष्मा, इसका महासागर द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। महासागर अवशोषण कर लेगा तो इससे प्रकाश संश्लेषण होगा, क्योंकि सागर में जो शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही आज ऑक्सीजन वर्तमान में मौजूद है। इसके बारे में हमने जो वायुमंडल वाला टॉपिक पढ़े थे कि वर्तमान में जो वायुमंडल का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, उसमें मैंने इसको डिटेल से समझा दिया था। दूसरा, देखो, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में तापमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और महासागर तो 71% क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो इसके तापमान से पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण, क्योंकि उनमें जो जीव जंतु होगी उनको अपना भोजन पकाने में होगा, तो प्रकाश संश्लेषण उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो पारिस्थितिक तंत्र के लिए तापमान महत्वपूर्ण होता है। और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन तो आती है, तो ऑक्सीजन भी के लिए भी तापमान महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय पवनों के लिए, तो स्थानीय जो पवनें होंगी, जो स्थानीय पवनें किस प्रकार होंगी, गर्म होंगी या ठंडी, ये उसके महासागरीय तापमान पर निर्भर करेगा। तो यदि गर्म पवनें होंगी तो उस आसपास के जो महाद्वीप वाला क्षेत्र होगा वहाँ पर गर्म पवनों का प्रवाह होगा, ठंडी होगी तो वहाँ पर ठंडी पवनों का प्रवाह होगा। तो जो स्थानीय पवनें होती हैं वो महासागरीय जल से प्रभावित होते हैं, उसके तापमान से प्रभावित होती है। और महासागरीय जल से धाराएँ प्रभावित होंगी, जो समुद्री धाराएँ होती हैं ना वो प्रभावित होंगी, लवणता प्रभावित होती है, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, तो उस जल की लवणता में वृद्धि होगी। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में जब लवणता वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तब समझेंगे। छठा, जो तटीय मौसम भी इससे प्रभावित होगा। तटीय मौसम देखो किस प्रकार पर इससे प्रभावित होता है। देखो, यदि तट के आसपास का क्षेत्र ठंडा है तो जो तट का क्षेत्र कैसा होगा? आर्द्र होगा,
शुष्क होगा, क्योंकि जो उसकी आसपास की जो वायु है वो ठंडी होगी, तो उसमें ऊष्मा कम होगी, तो जलवाष्प कम होगा। जलवाष्प कम होगा तो जो शुष्कता पाई जाएगी। यदि तापमान में कम गर्म है, आसपास का जल गर्म है, तो जलवाष्प की अधिकता होगी। जलवाष्प अधिक होगा तो आर्द्रता पाई जाएगी उसके क्षेत्र में, और ये वर्षण को प्रभावित करेगी। तो तटीय मौसम इससे प्रभावित होता है कि नहीं होता तापमान से? ओबियसली सागरीय तापमान से प्रभावित होता है। तो अपना प्रभावित किससे होता है वो समझ लिए और महत्व समझ लिए। अब इसका वितरण की बात करते हैं कि महासागरों का वितरण किस प्रकार होता है इसमें तापमान का। तो महासागरीय जल के तापमान का वितरण, देखो ये इम्पोर्टेंट है। यदि आपने पीछे किस कारण से तापमान में वृद्धि होती है और कमी होती है वो समझ लिया तो आप खुद ही इसको आसानी से समझ जाओगे। अभी मैंने बताया था कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो तापमान में क्या होगा? तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आती है। अभी तापमान में कमी कितनी आती है? ये 1 डिग्री अक्षांश बढ़ने पर, अक्षांश की वृद्धि होने पर 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। टेम्परेचर इतना कम होता है। जैसे एग्जाम्पल समझे कि 10 डिग्री अक्षांश पर यदि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो 12 डिग्री अक्षांश पर चले जाएंगे, अपन अक्षांश पे जाएंगे तो तापमान कितना हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये समझने के लिए, क्योंकि 1 डिग्री पर 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। आया समझ में? तो सर्वाधिक तापमान कहाँ होगा? 1 डिग्री अक्षांश पर, तो सर्वाधिक तापमान क्या होगा? अभी इसका कहने का मतलब तो अपन ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो विषुवत पर से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं तो तापमान में कमी हो रही है, इसका मतलब विषुवत पर सर्वाधिक होगा? नहीं, विषुवत पर सर्वाधिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? अब देखो, जो विषुवतीय क्षेत्र होता है 0 डिग्री, आपको पता होगा कि वहाँ पर जलवाष्प से अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग आपतन कोण अधिक रहता है ना, तो जलवाष्प होगा तो वहाँ पर एक स्थिति बनती है कि दोपहर के बाद हमेशा बारिश होती रहती है। दोपहर के बाद वर्षा होती रहती है। इस कारण वहाँ पर बादल छाए रहते हैं। तो तापमान में सूर्यताप कम प्राप्त होगा तो वहाँ का तापमान कम रहेगा। तो सर्वाधिक जो तापमान होता है वो 5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। अब बात आ गई 5 डिग्री नॉर्थ पर क्यों होता है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर, खुले महासागर है, वहाँ पर महाद्वीपों की कम क्षेत्र पाए जाते हैं। इस कारण जो महाद्वीपों से जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो नहीं होती है। ऊपर बंद महासागर पाए जाते हैं, यानी कि महाद्वीपों की संख्या अधिक है। ये महाद्वीप है, बीच में यहाँ पर जल भरा हुआ है, तो यहाँ का तापमान अधिक होता है। अभी मैंने समझाया था खुले और बंद महासागर में तापमान किस प्रकार प्रभावित रहता है। तो इस कारण 5 डिग्री नॉर्थ का सर्वाधिक तापमान होता है 5 डिग्री साउथ की तुलना में। समझ में आया ना? और अब जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी होती जाएगी। तो तापमान का वितरण, क्षितिज वितरण समझ लिया। 4 टॉपिक है इसमें, 4 पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट। पहला, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाएंगे, तापमान में कमी होगी। 1 डिग्री अक्षांश में वृद्धि होने पर 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होगी। सर्वाधिक तापमान विषुवत पर नहीं होता, 5 डिग्री नॉर्थ पर होता है। 5 डिग्री नॉर्थ पर क्यों होता है? क्योंकि 5 डिग्री नॉर्थ बंद महासागरीय क्षेत्र है 5 डिग्री साउथ की तुलना के अंदर। आगे समझिए। अब बात करते हैं इसके लंबवत वितरण की, कि तापमान ऊपर से गहराई में जाने पर तापमान में किस प्रकार वितरण होता है। लंबवत वितरण, पहले एक बात बता दूं आपको कि जो गहराई के अनुसार अपन समुद्र को किस अकॉर्डिंग मापते हैं या क्या क्या क्षेत्र बोलते हैं। देखो, जो 500 मीटर का क्षेत्र होता है ऊपरी सतह से, 500 मीटर का जो क्षेत्र होता है इसको अपन मिश्रण परत बोलते हैं। मिश्रण परत। और जो 500 से लेके 1000 मीटर का जो क्षेत्र होता है, यानी 1 किलोमीटर का क्षेत्र, इस बीच के क्षेत्र को थर्मोक्लाइन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा, ध्यान रखना। इसमें तापमान में यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। और जो सबसे नीचे हो गया ना, इसको निचली परत बोलते हैं।
जो अंत तक 600 मीटर तक, सॉरी 6000 मीटर तक। मैंने अपने पिछले वाले टॉपिक में समझाया था कि जो नीचे का क्षेत्र होता है उसको सागरीय क्षेत्र बोलते हैं, याद होगा आपको, तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं लंबवत वितरण की। देखो सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है? 5 डिग्री नॉर्थ पर। तो अब निम्न अक्षांश 5 डिग्री नॉर्थ कौन सा है? निम्न अक्षांश है ना, क्योंकि ये जीरो को जो पास वाले जो अक्षांश होंगे ये होते हैं निम्न अक्षांश, और जो 90 डिग्री के पास वाले क्षेत्र होते हैं उनको उच्च अक्षांश बोलते हैं। तो तापमान निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के संदर्भ में समझेंगे इसको। देखो ये डायग्राम के ग्राफ के अनुसार समझते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर सेल्सियस भी 0 डिग्री और जो अक्षांश है वो भी 0 डिग्री है ना। ये अपना तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है 0 डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40 डिग्री। और ये गहराई, ये 500 मीटर वाली गहराई कौन सी है? थर्मोकलाइन की ऊपर वाली रेखा, ये हो गई 1000 मीटर। ये गहराई में वृद्धि हो रही है। तो देखो जो उच्च अक्षांश होते हैं, उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री वाले, 90 डिग्री के आसपास वाले, उसमें तापमान ऊपर पहले से ही कम होता है क्योंकि ध्रुव तापमान कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक पाया जाता है, ये पाया जाता है तापमान प्रतिलोमन क्यों पाया जाता है? मतलब गहराई में सतह से ही तापमान में कमी होती रहती है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने पर, कुछ गहराई पर जाने पर अपने को तापमान में वृद्धि महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? देखो ये तापमान में वृद्धि महसूस होने का कारण है क्योंकि जो ऊपरी परतों का दबाव लगता है। मैंने पहले बताया था कि तापमान में वृद्धि किस किस कारण होती है। देखो ऊपरी परतों का, महासागरीय जल का दबाव, तो ऊपरी जो परतें होती हैं उसका दबाव लग रहा है, इस कारण इसके तापमान में वृद्धि होती है। और ये वृद्धि होने का कारण देखो, पहले तापमान कमी, अचानक वृद्धि होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? तापमान प्रतिलोमन। वायुमंडल में तापमान जो प्रतिलोमन होता है, तापमान व्युत्क्रमण होता है, उसके बारे में मैंने पीछे बता दिया है। और 500 मीटर, ये जब तापमान प्रतिलोमन के बाद वापस तापमान में कमी होने लगती है, ये है ये उच्च अक्षांश, क्योंकि 90 डिग्री के आसपास के अक्षांश है उच्च अक्षांश। और अब बात करते हैं निम्न अक्षांशों पर क्या स्थिति रहेगी। देखो निम्न अक्षांशों का तापमान पहले उच्च रहता है क्योंकि 90 डिग्री 0 डिग्री से सर्वाधिक तापमान 5 डिग्री नॉर्थ पर होता है, तो जो निम्न अक्षांश है इनका तापमान उच्च रहता है। तो ये तापमान सूर्य ताप 500 मीटर तक तापमान में एक लगभग समानता पाई जाती है और ये उच्च तापमान होता है। लेकिन 500 मीटर पश्चात जो ऊष्मा का स्थानांतरण इतना नहीं हो पाता है और तापमान में धीरे धीरे कमी आती है। और तापमान में कमी आती 1000 मीटर के पश्चात ये तापमान उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांशों का तापमान एक समान सा हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो थर्मोकलाइन वाला क्षेत्र है 500 मीटर से लेके 1000 मीटर वाला क्षेत्र है, इसमें निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र रहते हैं उनके तापमान में अचानक गिरावट आती है। एक मिनट, इनमें गिरावट आती है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट वगैरह बताएं। तो जो सतह का तापमान कितना होता है, समुद्र सतह का तापमान, ये आप कमेंट करके बताना। देखो अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया, जो सागरीय जल का तापमान होता है उसमें किस किस कारण से होता है वो अपना कंप्लीट हो गया। क्या क्या इसको प्रभावित करते हैं, जो कि मैथ्स में पूछता रहता है, मैथ्स और पीटी में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अपन ने इसके महत्व के बारे में बात कर ली है और इसके वितरण के बारे में बात कर ली है, क्षैतिज वितरण के बारे में बात कर ली है और लंबवत वितरण के बारे में बात कर ली है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन कल बात करेंगे लवणता के बारे में और फिर बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में। देखो महासागरीय धाराएं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और महासागरीय जो लवणता है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये तापमान, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि इससे हर साल एक ना एक पर्सन तीनों में से आएगा ही आएगा।
यानी 30% चांस है इन टॉपिकों में से एक पर्सन आएगा। कोई सा भी एक टॉपिक, इस टॉपिक से पर्सन आने के चांस है 30% इससे कि पर्सन आएगा, और जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं में से पर्सन आने वाला है। और ध्यान रखना, यदि वितरण की बात कर रहा है तो आपको डायग्राम बना के आने हैं। डायग्राम बनाने से आपको नंबर अच्छे आएंगे। डायग्राम बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ना इसको कोई याद करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो समझने की बात है। ठीक है, ओके, बाय बाय। कल अपन बात करेंगे लवणता के बारे में।